दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक हिंदी कहानी। पहली मुलाकात में शादी। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। पारिवारिक कहानी है। आतंकित और हड़बड़ाई प्रिया ने तकिया के नीचे से टॉर्च निकलकर सामने की दीवार पर रोशनी फेंकी। दीवार की इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में रेडियम नहीं था, इसीलिए आंख खुलने पर पता नहीं चलता था कि कितने बज गए हैं। अलार्म घड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए उसे दीवार घड़ी का ही सहारा लेना पड़ता था। फुर्सत मिलते ही वह सबसे पहले अलार्म घड़ी की मरम्मत करवाएगी। उसके बिना उसका काम नहीं चलने का। उसने मन ही मन सोचा। एक क्षण को उसे लगा कि वह औरत नहीं रह गई है। हर वक्त घड़ी की सुई की तरह टिक टिक चलने वाली औरत। उसने कभी यह कल्पना तक नहीं की थी कि जिंदगी ऐसे जीनी पड़ेगी, पर मजबूरी थी। वह जी रही थी, ना जिए तो क्या करे, कहाँ जाए, किससे शिकायत करे। इस जीवन का चुनाव भी तो खुद उसने किया था। उसने अपने आप से कहा कि 6 बज चुके हैं, अब उठ जाना चाहिए। शरीर में थकान वैसे ही थी, सिर में अभी भी वैसा ही तनाव और हल्का दर्द मौजूद था जैसा सोते समय था। वह टॉर्च ज़्यादा देर नहीं जलाती थी। पति के जाग जाने का डर रहता था। पलंग से उठती और उतरती भी बहुत सावधानी से थी, ताकि नरेश की नींद में खलल न पड़े। बच्चे बगल के कमरे में सोए हुए होते हैं। जब से अलार्म घड़ी बिगड़ी थी, वह रोज रात को आतंकित ही सोती थी। उसे यह डर सहन नहीं होने देता था कि कहीं सुबह आंख देर से न खुले, बच्चों को स्कूल के लिए देर न हो जाए। स्कूल की बस सड़क के मोड़ पर सुबह 7 बजे आ जाती थी। उससे पहले उसे बच्चों को तैयार कर वहां पहुंचाना पड़ता था। फिर आकर वह जल्दी जल्दी पानी भरती थी। अगर पानी 5 मिनट भी ज़्यादा देर से आता था तो वह जल्दी से नहा लेती, ताकि बर्तनों का पानी उसे अपने ऊपर न खर्च करना पड़े। सुबह वह दैनिक क्रियाओं से भी निश्चिंत होकर नहीं निपट पाती। बच्चों को जल्दी जल्दी टिफिन तैयार करके देने पड़ते। कभी वे आलू के भरवा पराठों की मांग करते तो कभी पूरियों के साथ तली हुई आलू की सब्जी की। कभी उसे ब्रेड के मसाला भरे रोल बनाकर देने पड़ते तो कभी समय कम होने पर टमाटर व दूसरी चीज़ें भरकर सैंडविच। हाथ बिल्कुल मशीन की तरह काम करते। उसे अपनी सूझबूझ तक नहीं रहती थी। एक दिन में शायद प्रिया रोज सदस्यों बार हल्का कर अपने आप से कहती कि इस शहर में सब कुछ मिल सकता है, पर एक ढंग की नौकरानी नहीं मिल सकती। हर दूसरे दिन रानी जी छुट्टी पर चली जाती है। कुछ कहो तो काम छोड़ देने की धमकी की। किसी और से करा लीजिए बहू जी अपने काम। उसकी तनख्वाह में से एक पैसा काट नहीं सकते। काटा नहीं कि दूसरे दिन से काम पर न आना तय। सो कौन कहता है देश में गरीबी है, शोषण है। शोषण तो ये लोग हम मजबूर लोगों का करते रहते हैं। गरीब और विवश तो हम हैं। ये सब तो मस्त लोग हैं। कल भी नहीं आई थी वह, आज भी अभी तक नहीं आई है। पता नहीं अब आएगी भी या मुझे खुद ही झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। इन रानी साहिबाओं पर रुपए लुटाओ, खाना पीने की चीज़ देते रहो, जो मांगे वह बिना बहस के उन्हें दे दो। ऊपर से हर दूसरे दिन नागा। क्या मुसीबत है मेरी जान को। प्रिया झल्लाकर सोती जा रही थी और जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी हुई थी। अब महाशय को जगा देना चाहिए सोचकर प्रिया रसोई से कमरे में आई और फिर सोए पति को जगाया। उठिए, ऑफिस को देर करेंगे आप। 9 बजे की बस न मिली तो पूरे 45 मिनट देर हो जाएगी। आपको अखबार आ गया। महाशय उठेंगे बाद में, पहले अखबार चाहिए। बड़बड़ाती प्रिया बालकनी की तरफ चली दी, जहाँ रबड़
में बंधा अखबार पड़ा होता है, क्योंकि अखबार वाले के पास भी इतना समय नहीं होता कि वह सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे के नीचे पेपर खींच गए। ट्रे में 2 कप चाय लिए प्रिया पति के पास आकर बैठ गई। फिर उसने एक कप उनकी ओर बढ़ाते हुए पूछा, अखबार में ऐसा क्या होता है जो आप दुनिया? नरेश मुस्कुराए, अखबार से हर रोज एक नई दुनिया हमारे सामने खुल जाती है। चाय समाप्त कर प्रिया जल्दी जल्दी बिस्तर ठीक करने लगी। फिर मैले कपड़े ढूंढकर एकत्र कर उन्हें दरवाजे के पीछे टंगे झोले में यह सोचकर डाला कि समय मिलने पर इन्हें धोएगी, पर समय वही तो नहीं है उसके पास। हफ्ते भर कपड़े धोना टलता रहता कि शायद इतवार को वक्त मिले और पानी कुछ ज़्यादा देर तक आए तो वह उन्हें धो डालेगी, पर इतवार तो रोज़ से भी ज़्यादा व्यस्त दिन। बच्चे टीवी से चिपके रहेंगे, पति महाशय आराम से लेटे लेटे टेलीविज़न पर रंगोली देखते रहेंगे। इस मरी रंगोली में आपको क्या मज़ा आता है? प्रिया झलक कर कभी कभी पूछ लेती। बंदरियाँ क्या जाने अदरक का स्वाद, जो गीत संगीत पुरानी फिल्मों के गानों में सुनने को मिलता है, वह भला आजकल के रील और पिट्टी करते कमर गर्दन व टांगे तोड़ने वाले गानों में कहाँ जनाब। प्रिया का मन किया कि कहे, बंदरिया तो अदरक का स्वाद खूब जान ले, अगर उसके पास आपकी तरह फुर्सत हो, सबको आटे दाल का भाव पता चल जाए, अगर वह घड़ी की सुई की तरह एक पाँव पर नाती हुई काम ना करे। 2 महीने पहले वह बरसात में भीग गई थी। वायरल बुखार आ गया था तो घर भर जैसे मुसीबत में फंस गया था। पति महाशय ही नहीं झल्लाने लगे थे, बल्कि बच्चे भी परेशान हो उठे थे कि आप कब ठीक होगी माँ, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है आपके बीमार होने से। सुनिए, आज इतवार है और मुझे सिलाई के कारीगरों के पास जाना है। तैयार होकर जल्दी से स्कूटर निकालिए, जल्दी काम निपट जाएगा, बच्चे घर पर ही रहेंगे। फिर शाम को कहोगी हमें आर्ट गैलरी पहुंचाइए, शीला जी से बात करनी है। सुनकर सचमुच प्रिया चौंकी। बाप रे, अच्छी याद दिलाई, मैं तो भूल ही गई थी। यह नरेश से प्रिया की मुलाकात अचानक ही हुई थी। नगर के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट से प्रिया को डिग्री मिलते ही एक कंपनी में नौकरी मिल गई। दिल लगाकर काम करने के कारण वह विदेश जाने वाले सिलसिलाए कपड़ों की मुख्य डिजाइनर बन गई। नरेश अपनी किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी का प्रतिनिधि बनकर उस कंपनी में एक बड़ा ऑर्डर देने आया था, तो मैनेजर ने उन्हें प्रिया के पास भेज दिया। नरेश से प्रिया की वह पहली मुलाकात थी। देर तक दोनों उपयुक्त नमूनों आदि पर बातचीत करते रहे। अंत में सौदा तय हो गया तो वह नरेश को लेकर मैनेजर के कक्ष में गई। फिर जब वह नरेश को बाहर तक छोड़ने आई तो नरेश बोले, आप बहुत होशियार है, एक प्रकार से यह पूरी कंपनी आप ही चला रही है। धन्यवाद जनाब, प्रिया ने जवाब दिया। प्रशंसा से भला कौन खुश नहीं होता। बाद में किसी न किसी बहाने नरेश ऑफिस में आते रहे। प्रिया को बहुत जल्दी एहसास हो गया कि महाशय के दिल में कुछ और है। एक दिन वह शाम को ऑफिस से बाहर निकल रही थी कि नरेश अपने स्कूटर पर आते नजर आए। पहले तो वह मुस्कुरा दी, पर दूसरे ही क्षण वह सावधान हो गई कि अजनबी आदमी से यो सरे राह हंसते मुस्कुराते मिलना ठीक नहीं है। अगर बहुत जल्दी न हो आपको तो मैं पास के रेस्टोरेंट में कुछ देर बैठकर आपसे एक बात करना चाहता हूँ, नरेश ने पास आकर कहा। प्रिया इनकार नहीं कर पाई, उनके साथ रेस्टोरेंट की तरफ चल दी। वेटर को एक एक डोसा व कॉफ़ी का ऑर्डर देकर नरेश प्रिया से बोले, भूख लगी है, आज सुबह से वक्त नहीं मिला खाने का। वह जानती थी कि यह सब
असली बात को कहने की भूमिका है। वह चुप रही। नरेश उसे भी बहुत पसंद आए थे। काली घनी मूछें, लंबा कद और चेहरे पर हर वक्त झलकता आत्मविश्वास। टीवी में एक विज्ञापन आता है, हम कमाते क्यों हैं? खाने के लिए ना। प्रिया हंसी और बोली, कितनी अजीब बात है। वहाँ विज्ञापन में उस बेचारे का खाना भैंस खा जाते और यहाँ वक्त नहीं खाने देता। हाँ प्रिया, सचमुच वक्त ही तो हमारा सबसे बड़ा भैंस है। नरेश हंसे। फिर जब तक डोसा और कॉफ़ी आते तब तक नरेश ने पानी पीकर कहना शुरू किया, अपनी बात कहने से मुझे भी कहीं देर न हो जाए, इसीलिए मैंने आज तक किया कि अपनी बात तुमसे कह ही डालूं। प्रिया समझ गई थी कि नरेश उससे क्या कहना चाहते हैं, पर सिर झुकाए चुपचाप बैठी रही। वैसे तो तुम किसी न किसी से शादी करोगी ही प्रिया। क्या वह व्यक्ति मैं हो सकता हूँ? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुमने किसी और के बारे में तय कर रखा हो तो मैं सहर्ष रास्ते से हट जाऊंगा। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पसंद को स्वीकार कर ले तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। प्रिया चुप रही। इसी बीच डोसा और कॉफ़ी आ गई। नरेश उसके घर परिवार के बारे में पूछते रहे। वह बताती रही। उसने नरेश के बारे में जो पूछा वह नरेश ने भी बता दिया। जब नरेश के साथ वह तीसरा से बाहर निकली तो एक बार फिर नरेश ने उसकी ओर आशा भरी नज़र से ताका। तुमने मेरे प्रस्ताव के बारे में कोई जवाब नहीं दिया प्रिया। अपने माँ बाप से पूछूंगी, अगर वे राजी होंगे तभी आपकी बात मान सकूंगी। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। सहसा एक दूरी उनके बीच आ गई। क्यों एक लड़की को सब कुछ कहने के लिए बेबस कर रहे हैं? वह लज्जा गई। हर बात कहनी जरूरत नहीं होती। धन्यवाद प्रिया, कहकर नरेश ने स्कूटर स्टार्ट कर दिया। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद जैसे सब कुछ पलक झपकते हो गया। उसने अपने घर जाकर माता पिता से बात की तो वे नाराज हुए, रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। जाति बाधा बन गई। वह उदास मन से जब वापस लौटने लगी तो पिता उसे स्टेशन तक छोड़ने आए। तुम्हें वह लड़का हर तरह से ठीक लगता है? उन्होंने पूछा। प्रिया ने सिर्फ सिर हाँ में हिलाया। पिता कुछ देर सोते रहे। जब गाड़ी चलने को हुई तो किसी तरह गले में फंसे अवरोध को साफ करते हुए बोले, बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी और कुछ नहीं प्रिया। वैसे तुम खुद अब समझदार हो, अपना भला बुरा स्वयं समझ सकती हो। बाद में कहीं कोई धोखा हुआ तो हमें दोष मत देना। माता पिता इस शादी से खुश नहीं थे, इसीलिए प्रिया ने उनसे आर्थिक सहायता भी नहीं ली। नरेश ने भी अपने माता पिता से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली। दोनों ने शादी कर ली। शादी में माँ बाप शामिल जरूर हुए पर अतिथि की तरह। विवाह कर घर बसाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने के बाद भी दोनों को अपने मित्रों सहेलियों से कुछ उधार लेना पड़ा था। उसे चुकाकर वे निपटे ही थे कि पहला बच्चा आ गया। उसके आने से न केवल खर्चे बढ़े, कुछ समय के लिए प्रिया को अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। जब दूसरी कंपनी में आई तो उसे पहले जैसी सुविधाएं नहीं मिली। नरेश की भागदौड़ और अधिक बढ़ गई थी। घर का खर्च चलाने के लिए वे दिन रात काम में जुटे रहने लगे थे। मैंने एक फ्लैट देखा है प्रिया, एक दिन नरेश ने अचानक कहा। नया नया बना है, तीसरी मंजिल पर है। पैसा कहाँ से आएगा? प्रिया नरेश की बात से खुश नहीं हुई। जानती थी कि फ्लैट जैसी महंगी चीज़ की कल्पना करना सपना है, पर दूसरे बच्चे की माँ बनते बनते प्रिया ने अपने आप को सचमुच एक नए फ्लैट में पाया, जिसकी कुछ कीमत चुकाई जा चुकी थी, पर अधिकांश की अधिक
ब्याज पर किस्तें बनी थी, जिन्हें दोनों अब तक लगातार चुकाते आ रहे थे। उसकी नई बनी सहेली ने प्रिया का परिचय एक दिन शीला से कराया। नगर की काला मर्गिया है शीला जी, सहेली ने आगे कहा। अपने मकान के बाहर के 2 कमरों में काला दीर्घा स्थापित की है। आजकल चित्रकारी का फैशन है। इन दोनों हर कार्ड आधुनिक बनने की होड़ में नए पुराने प्रसिद्ध और कम जाने माने चित्रकारों के चित्र खरीद कर अपने घरों में लगा रहे हैं। एक एक चित्र की कीमत हजारों रुपए होती है। तू भी तो कभी चित्रकारी करती थी। अपने बनाए चित्र शीला जी को दिखाना, शायद ये अपनी काला दीर्घा के लिए उन्हें चुन ले। और अगर इन्होंने कहीं उनकी प्रदर्शनी लगा दी तो तेरा न केवल नाम होगा बल्कि इनाम भी मिलेगा। प्रिया शर्मा गई। मुझे चित्रकारी बहुत नहीं आती, बस ऐसे ही जो मन में आया उल्टे सीधे चित्र बना देती थी। ना तो मैंने इसके विषय में कहीं से शिक्षा ली है और न ही किसी नामी चित्रकार से इस कला की बारीकियां जानी समझी है। लेकिन वह सचमुच उस वक्त चकित रह गई जब शीला जी ने बिना हिचक प्रिया के घर चलकर चित्रों को देखना स्वीकार कर लिया। थोड़ी ही देर में तीनों प्रिया के घर पहुंची। 2 सूटकेसों में पॉलीथीन की बड़ी बड़ी थैलियों में ठीक से पैक करके रखे अपने सारे चित्रों को प्रिया ने उस दिन शीला जी के सामने पलंग पर प्रसार दिए। वे देर तक अपनी पौनी नजरों से उन्हें देखती रही, फिर बोली, अमृता शेरगिल से प्रभावित लगती हो तुम। प्रिया के लिए अमृता शेरगिल का नाम ही अनसुना था। वह हैरान सी उसकी तरफ ताकती रही। अब चित्रकारी करना बंद कर दिया है क्या? हाँ, अब तो बस 3 चीज़ें याद रह गई है, नून, तेल और लकड़ी। हंसते वक्त उसे लगा जैसे वह रो पड़ेगी। शीला जी उस दिन उसके सारे चित्र अपने साथ ले गई। कुछ दिनों बाद ऑफिस में उनका फोन आया कि वे उन चित्रों को प्रदर्शनी अमृता शेरगिल और हुसैन जैसे नामी चित्रकारों को चित्रों के साथ लगाने जा रही है। सुनकर वह हैरान रह गई। प्रदर्शनी में वह अपनी सहेली और नरेश के साथ गई थी। तमाम दर्शकों, खरीदारों और पत्रकारों के देखकर वह पसोपेश में थी। पत्रकारों से बातचीत करने में उसे खासी कठिनाई हुई थी, क्योंकि उनके सवालों के जवाब देने जैसी समझ और ज्ञान उसके पास नहीं था। जवाब शीला जी ने ही दिए थे। वापस लौटते वक्त शीला जी ने नरेश से कहा, आप बहुत सुखी है जो ऐसी हुनरमंद बीवी मिली है आपको। देखना, एक दिन इनका देश में ही नहीं विदेशों में भी नाम होगा। आप इनकी अन्य कार्यों में मदद किया करो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा समय चित्रकारिता के लिए समय दे सके। साथ ही यदि ये मेरे यहाँ आती जाती रहे तो मैं इन्हें आधुनिक चित्रकारिता की बारीकियाँ बता दूंगी। किसी भी कला को निखारने के लिए उसके इतिहास की जानकारी ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि आधुनिक तेवर और रूज्ञान भी जानने की ज़रूरत पड़ती है। नरेश के साथ उस दिन लौटते समय प्रिया कहीं खोई हुई थी। नरेश जी बोले, तुम तो सचमुच छिपा रुस्तम निकली प्रिया। मुझे तुम्हारा यह रूप ज्ञान ही न था। मैं तो तुम्हें सिर्फ एक कुशल डिजाइनर समझता था, पर तुम तो मनुष्य के मन को भी अपनी कल्पना के रंग में रंग कर सज्जित कर देती हो। व्यस्तता बहुत बढ़ गई थी। आमदनी का छोटा ही सही पर एक जरिया प्रिया को नजर आने लगा तो वह पूरे उत्साह से रंग, कुचियाँ और कैनवस और स्टैंड आदि खरीद लाई। पर समस्या यह थी कि वह क्या क्या करे। कंपनी में ड्रेस डिजाइन करने जाए या घर संभाले, बच्चों की देख रेख करे या पति का मन रखे, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे या रोज की ज़रूरतों के लिए बेतहाशा जो दौड़ में दौड़ती रहे। प्रिया की दौड़
जो उस दिन से शुरू हुई आज तक चल रही थी। घर और बाहर की व्यस्तता में उसे अपनी सुध नहीं रही थी। अब हमें एक कार ले लेनी चाहिए, एक दिन नरेश ने कहा। प्रिया सुनकर चिंग पड़ी। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, क्यों? नरेश ने हैरानी से पूछा। फ्लैट के कर्ज से जैसे तैसे इतने सालों में अब कहीं जाकर हम मुक्त हो पाए हैं। प्रिया बोली। कुछ दिन तो चैन की सांस लेने दो। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी मांगे भी बढ़ती जा रही है। पहले होमवर्क में करा दिया करती थी, पर अब उनके गणित व विज्ञान, बाप रे बाप, क्या क्या पढ़ाया जाने लगा है। मैं तो बच्चों के लिए ट्यूशन की बात सोचकर ही घबरा रही कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। पर आपको अब कार लेने की सनक सवार हो गई। अरे भाई, आखिरकार इतनी बड़ी कलाकार का पति हूँ। शीला जी की कला दीर्घ में आता जाता हूँ तुम्हें लेकर। लोग देखते हैं कि बड़ा फटीचर पति मिला है बेचारी को, स्कूटर पर घुमाता है, कार तक नहीं लेकर दे सका। नाक तो मेरी करती है ना? नरेश ने हंसते हुए कहा। हाँ माँ, पापा ठीक कहते हैं। बच्चों ने भी नरेश के स्वर में स्वर मिलाया। अपनी कॉलोनी में साल भर पहले कुल 30 कारें थी, आज गिनिए 200 से ऊपर है। अब कार एक ज़रूरत की चीज़ बन गई है, जैसे टीवी, फ्रिज, गैस का चूल्हा आदि। आजकल हर किसी के पास ये सब चीज़ें हैं। माँ, पागल हुए हो तुम लोग क्या? प्रिया बोली। कहाँ है हर किसी के पास ये सब चीज़ें? क्या हमारे पास वॉशिंग मशीन और बर्तन मारने की मशीन है? कार ख्वाब की चीज़ है। टीवी, कुकर, स्टील के बर्तन और गैस है ही हमारे पास। किसी तरह तुम लोगों के सिर छिपाने के लिए हम यह निजी फ्लैट खरीद सके हैं। घर की नौकरानी रोज़ छुट्टी कर जाती है, काम का मुझे वक्त नहीं मिलता। पर कहती हूँ यह सोचकर कि और कौन है जो करेगा। ज़रूरी क्या है तुम ही बताओ, कार या अन्य ज़रूरत की चीज़ें? तुम कुछ भी कहो। नरेश हंसे। घर की और चीज़ें आए या न आए, बंदा रोज रोज शीला जी या अन्य किसी के घर इस खराटा स्कूटर पर अपनी इतनी बड़ी कलाकार बीबी को लेकर नहीं जा सकता। आखिर हमारी भी कोई इज्जत है या नहीं? उस दिन प्रिया जीवन में पहली बार नरेश पर गुस्सा हुई जब एक शाम वे लॉटरी के टिकट खरीद लाए। यह क्या तमाशा है नरेश? उसका स्वर एकदम सख्त हो गया। लॉटरी के टिकट? नरेश बोले। मुझे कार खरीदनी है और कहीं से पैसे की कोई गुंजाइश निकलती दिखाई नहीं देती, इसीलिए सोचता हूँ अगर मुझे खोना चाहते हो तभी आज के बाद इन टिकटों को फिर खरीद कर लाना। मैं गरीबी में खुश हूँ। मैं दिन रात घड़ी की तरह काम कर सकती हूँ, मर खप सकती हूँ, भागदौड़ करती हुई पूरी तरह ख़त्म हो सकती हूँ, पर यह जुआ नहीं खेलने दूंगी तुम्हें इस घर में। इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवा बर्बादी के। प्रिया का कड़ा रुख देखकर उस दिन के बाद नरेश कभी लॉटरी के टिकट नहीं लाए, पर प्रिया की मुसीबतें कम नहीं हुई। दोनों में से कोई नहीं निकल पाता था। प्रिया को अब अक्सर शीला जी व अन्य कला प्रेमियों के पास आना जाना पड़ता, पर वह नरेश के साथ स्कूटर पर या फिर बस से ही जाती। जल्दी होने पर वे ऑटो रिक्शा ले लेते और तब वह नरेश की कसमाहट देखती, उनकी नज़रें देखती जो अगल बगल में से बढ़ती महंगाई, बढ़ते खर्च और ज़रूरतों में सामंजस्य बिठाने में प्रिया बुरी तरह थकने लगी थी। नरेश में भी अब पहले वाला उत्साह नहीं रह गया था। प्रिया के सिर में भारीपन और दर्द रहने लगा था। वह नरेश से अपनी थकान व दर्द की चर्चा अक्सर करती, पर डॉक्टर को ठीक से दिखाने का समय तक हर गुजरने वाली कार को गौर से देखती रहती। वह सब समझती पर चुप रहती। क्या कहे, कैसे कहे, गुंजाइश कहाँ से निकाले?
ऑफिस से 1.5 लाख रुपए तक का हमें कर्ज मिल सकता है प्रिया। नरेश ने एक रात उससे कहा। शेष रकम हम किसी से फाइनेंस करा लेंगे और उसे ब्याज सहित हम कहाँ से चुकाएंगे। प्रिया ने कटुता से पूछा। फाइनेंसर की रकम तुम चुकाना और अपने दफ्तर का कर्ज मैं चुकाऊंगा, पर कार ले लेने दो। नरेश जिस अनुनय भरे स्वर में बोले वह प्रिया को अच्छा भी लगा, पर वह भीतर ही भीतर कसमसाई भी कि खर्च तो दोनों की तनख्वाह से पूरी नहीं पड़ते। कार रूपी यह सफ़ेद हाथी और बांध लिया जाए, पर वह उस वक्त चुप रही, ठीक उस शुतुरमुर्ग की तरह जो आसन्न संकट के बावजूद अपनी सुरक्षा की गलतफहमी में बालों में सिर छिपा लेता है। पति के जाने के बाद प्रिया जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने दफ्तर चल दी, लेकिन आज वह निकली पूरे 5 मिनट देर से थी। उसने अपने कदम तेज किए कि कहीं बस न निकल जाए। बस स्टॉप तक आती आती वह बुरी तरह हाँफने लगी थी। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।